नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में बात होती है हमेशा हरियाणा के मुद्दों पर। आज हरियाणा का एक बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं। हरियाणा एक छोटा सा राज्य, पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा अब काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस छोटे से राज्य में होने वाली बड़ी घटनाएं इस छोटे राज्य की छवि को धक्का लगाती है। लेकिन सरकार किसी की भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही हो रहा है अब हरियाणा में। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, शराब माफियाओं का बोलबाला है। हालात ये है कि जहरीले जाम ने सोनीपत और पानीपत में कई लोगों की जिंदगी को ले लिया। हैरानी इस बात की है, ये सब हो रहा है लेकिन सरकार के पास वही घिसे पिटे जवाब की जांच हो रही है। सवाल यह है कि क्या हरियाणा में ये सब ठीक चल रहा है? क्या हरियाणा का जो भविष्य था, जो हरियाणा की पहचान थी, उसके अस्तित्व को अब खतरा पैदा होने लगा है? इसी मसले पर होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा में जहरीली शराब का कहर। जहरीले जाम ने ली कई लोगों की जान। सरकार के पास सिर्फ घिसा पिटा जवाब। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है कि सोर्स ऑफ कंजम्पशन जो था वो क्या था। क्या विपक्ष को मिला घेरने का नया हथियार। कानून व्यवस्था नाम की तो कोई है ही नहीं। अब जब 20 व्यक्तियों की जान गई तो ये छोटी बात थोड़ी। हरियाणा में पहले सरेआम छात्रा की हत्या, अब जहरीली शराब का कहर। सोनीपत और पानीपत में जहरीले जाम ने कई लोगों की जान ली। हरियाणा में ये क्या हो रहा है? जहां अपराधी पहले से ही बेखौफ हैं, वहीं शराब माफियाओं ने भी पूरी तरह मुंह उठा लिया है और कई परिवारों को उजाड़ दिया। 2 तारीख ने दिन में खराब हुई और 4 बजे के बाद सब वो जो 4 तारीख की 12:27 पे डेथ हो गई। ये लग रहा है जी दारू के उससे गया है और तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये तो अब पोस्टमार्टम ही बताएगा उसको रीजन क्या था। पर वैसे को पता नहीं चला, वैसे नॉर्मल लगा सब कुछ। अब फिर एकदम चांचक बहुत ज्यादा डेथ हो गई। 2 नवंबर की बात है। हाँ जी, 2 नवंबर को। इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार पर वही घिसा पिटा जवाब है। हर घटना के बाद वही जांच की बात कही जा रही है। प्राइमरी इंक्वायरी चल रही है क्योंकि 4 लोगों के इसके अंदर पोस्टमार्टम हुए हैं। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है कि सोर्स ऑफ कंजम्पशन जो था वो क्या था। क्या वो वेंड से निकला है या ओपन मार्केट से परचेज हुआ है? इसके ऊपर एक बार जब तक डिटेल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की नहीं आती, हम कोई टिप्पणी करें बात। विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्ष को अब सरकार को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया है। भाई ये शराब माफिया पूरे जोरों पर है थे, और जो शराब माफिया पकड़ा गया था, जो यहाँ पे जब हुआ था, अब तक उसकी कोई शुरू में कहा गृहमंत्री ने SIT बनाएंगे, SCT बनी और उसका नतीजा क्या निकला था? तो सरकार को कानून व्यवस्था नाम की तो कोई है ही नहीं। अब जब 20 व्यक्तियों की जान गई तो ये छोटी बात थोड़ी। सरकार हर घटना के बाद जांच की बात करती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर मनोहर सरकार शराब माफियाओं के आगे क्यों बेबस नजर आ रही है? विनोद लांबा के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। तो इसी मसले पर चर्चा करते हैं कि वाकई में बेपरवाह है सरकार और बेखौफ है शराब माफिया। जहरीली शराब पिलाई जा रही है, लोगों की मौत हो रही है और सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। इसी पर चर्चा करने के लिए आपको बता दें, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों का परिचय करा दूं। विजय नेहरा जी है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाग सिंह दमदमा है, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। भाग सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाल मुकुंद शर्मा है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बाल मुकुंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि यहां मौतें हुई हैं, जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, इसलिए बहुत तीखे और सीधे सवाल होंगे। नेहरा साहब, पहला सवाल आपसे ही, बर्बादी के कगार पर क्यों ले जाना चाहते हैं इस हरियाणा को? देखिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए, बहुत दुखद घटना है और
क्योंकि हमारे हरियाणा के जो हमारे भाई हैं उनके साथ में इस तरह की घटना हुई है और इससे पहले भी अन्य प्रदेशों के अंदर भी इस तरह की घटनाएं होती रहती है, तो बड़ा दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम आपको पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं, क्योंकि मैंने भी जो वहाँ के एसपी साहब हैं अपने जसनदीप सिंह जी, उनसे भी इस विषय में जानकारी ली है, उनसे बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें अभी पुलिस की जांच चल रही है। जो भी वहां पे दोषी है, चाहे कितना ही बड़ा कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्दी ही पुलिस इसमें जांच में लगी हुई है। इसके सही कारणों का पता लगाकर कि किस वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, इसका सही कारण का पता लगा करके वो सभी जो तथ्य हैं, सभी जो जानकारी हैं, वो आपके हमारे सबके सामने जब आएंगी तो निश्चित रूप से जो दोषी हैं उन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नेहरा साहब मानते हैं कि आपकी सरकार बिल्कुल फेल, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त, शराब माफिया बेखौफ, अपराधी बेखौफ, फेल हैं, सरेंडर कर लीजिए आप। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आप देखेंगे तो अपराध के जो ग्राफ हैं, अभी माननीय जो हमारे डीजीपी साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा प्रदेश के अंदर आंकड़ों के हिसाब से जानकारी दी थी कि जो क्राइम का जो ग्राफ है साहब ये जवाब दे दीजिए ना, कम हुआ है। ये मौतें हो रही हैं, ये क्या होता है सर? ये फेलियर नहीं होता है क्या? देखिए, आप जिस इलाके से आते हैं, आपके इलाके में एक छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, ये फेलियर नहीं होता है क्या? देखिए, मैं बता देता हूं, मैं जिस एरिया से आता हूं फरीदाबाद बल्लभगढ़ से, 4 घंटे के अंदर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ने का काम किया और जो तीसरा जिसने हथियार उपलब्ध कराया था उसको भी पुलिस ने पकड़ने का काम किया है। 12 दिन से पहले पुलिस वहां पे चार्जशीट कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है सरकार ने, जल्दी से उसको यानी नेहरा साहब सही दिशा में जा रहा है हरियाणा, सही दिशा में जा रहा है हरियाणा। नहीं नेहरा साहब सही दिशा में जा रहा है हरियाणा, कितनी तेजी से कार्रवाई की नहीं हरियाणा सही दिशा में जा रहा है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए पहले, पुलिस ने तेजी से कार्रवाई अरे सर ठीक है ना सर यहाँ आपकी तारीफ सुनने नहीं बैठे। नेहरा साहब सही दिशा में हरियाणा, सही दिशा में, शराबों से जहरीले जाम से मौतें हो रही हैं, हत्याएं हो रही है, सही दिशा में हरियाणा, ये बता दीजिए बस। देखिए, हरियाणा जो प्रदेश है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उनके हाथों में ईमानदारी से जो काम हो रहा है। अरे सर ईमानदारी से होता तो यहाँ चर्चा नहीं करने। चलिए भाग सिंह दमदमा साहब, आप तो सहयोगी हैं, सहयोगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोटा तो आपके पास है। दमदमा साहब, ये पहचान दे रहे हैं आप हरियाणा की, हरियाणा की पहचान होती है खेल, खिलाड़ी। सर ये तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा आपके गठबंधन की सरकार की वजह से। तो नहीं जेपी सर, इस विषय के ऊपर अगर आप देखें कि सबसे बड़ी बात देखने की कि ये दुखद घटना तो है जिसके ऊपर परिवार के साथ भी संवेदना है और जो दुखद घटना हुई इस प्रकार की, लेकिन आपको इसमें जरूर बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम जो एक अपराध है वो मानसिक प्रवृत्ति है, ना कि एक किसी को पता होता है कि किस व्यक्ति की कब मानसिकता में अपराध का बोध हो जाए और वो अपराधी बन जाए। लेकिन उसके साथ ही सरकार का दायित्व बनता है कि उनके ऊपर कार्रवाई करे। देखिए अभी इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन ये पता लगाना भी जरूरी है कि यदि ये जो सरकार से जहां पे भी ऑथराइज है, क्या ये उस डिस्टिलरी से लेकर आए थे ये शराब जो वहां से बिकी थी, यदि उसके ऊपर से आती है तो आपको चैनल के ऊपर आश्वस्त करते हैं कि यदि डिस्टिलरी की कहीं कमी पाई जाती है तो ये कैसे हो गया, ये बता दीजिए, वो भी रद्द करने का। देखिए जेपी सर कैसे हो गया ये बताइए। सुनिए सर, मैं आपको सुन रहा था, जबकि ये मैं बता रहा हूं, मैंने आपको कहा है कि अपराध का बोध, देखिए पानीपत सोनीपत यूपी, सुनिए पानीपत सोनीपत जिस कंडीशन में जिस एटमॉस्फेयर में है, हमने साफ कह दिया कि जो ये वाइन आई है या जो शराब का सेवन जिस प्रकार से बताया जा रहा है, यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस प्रकार के तथ्य सामने आते हैं तो दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने जितनी ज्यादा सख्ती की है इसके ऊपर, सख्ती के बाद जो वहां से गलत शराब बिकनी बंद हुई तो शायद कुछ लोगों ने ओछे हथकंडे अपनाने की शुरू किया होगा कि इस तरह के हथकंडे अपनाए। हम इसके अंदर जो काम कर रहे हैं आप उसके ऊपर देखिए कि इसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है। बायोमेट्रिक हर बोतल के ऊपर उसका पूरा पंजीकरण होगा कि ये कहां से चली डिस्टिलरी से और कहां जा रही है। वो अक्टूबर तक थी, लेकिन अब दिसंबर में उसको पूरा किया जाएगा। ढोल पीट रहे हैं दमदमा साहब, इतनी मौत हो जाती है और आप ढोल पीट रहे हैं। देखिए मैं कहता हूं कि ये सर आप तो कहिए हमारा फेलियर है। जगह आ जाइए, आप भी उस चीज के ऊपर किस प्रकार से नहीं किसी प्रकार से नहीं। देखिए कानून नाम की चीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल कानून के हिसाब से फैक्ट के ऊपर आएंगे। जेपी सर सुनिए, आप हर चीज की जांच है, डिप्टी सीएम सो रहे थे बिना किसी, अब किसको चढ़ा दें आपके कहने से सूली के ऊपर? और शराब माफिया बेखौफ कर रहे थे अपने काम को अंजाम दे रहे थे। जांच एक प्रक्रिया है,
मैं कह रहा हूं कि जेपी सर एक प्रक्रिया है, इसके ऊपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, यदि जांच ही करते रहिए, जांच का ही ढोल पीटिए आप। बाल मुकुंद जी ये क्या हो रहा है हरियाणा में? आपने दोनों सहयोगियों को सुन लिया, दोनों सहयोगी में सरकार भी चला रहे। भाई बाल मुकुंद जी की आवाज उठाइए, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ गई आपको? जी जी मिल रही है अब। मैं सांत्वना देता हूँ उस पूरे परिवार को जिनने अपने लोगों को खोया है, और इसके साथ साथ मुझे काफी अच्छा लगा जिस तरीके से आपने सरकार से सीधे सवाल पूछे हैं। सर यहाँ सीधे ही पूछे जाते हैं बाल मुकुंद जी, एक आध बार आप पहले भी चर्चा में जुड़े जाते हैं, यहाँ तारीफों के ढोल नहीं बैठते, हम सबसे सवाल पूछते हैं सीधे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इनकी बातों से चरितार्थ होता है कि सवाल पूछने चाहिए सरकार से। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, दोनों प्रवक्ताओं को मैंने सुना, ये इस तरीके के रास्ते निकालना चाहते हैं, वो हाथों से निकाले या बाहर से आई, दूसरे प्रदेशों से आई, सब कुछ सरकार के अधीन है। ऐसा नहीं हो सकता कि रेवेन्यू मंत्री के पास महकमा है वो बीजेपी से, और सरकार दूसरी अभी कहते दरवाजे की उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती है, ऐसा बोल रहे थे। तो वो ये दिखाना चाहते थे कि फेलियर पुलिस का है, गृह विभाग का है। तो ये इस तरीके से नहीं बच पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और आगे के लिए जो भी कड़े कदम है वो उठाने जाने चाहिए। और मेरी संवेदना उस परिवार के प्रति है। मेरे से आप जो भी सवाल करोगे मैं उसका जवाब देने के प्रति कृतज्ञ हूँ, लेकिन उन परिवारों के प्रति उनके जो भी जिन्होंने अपना खोया है, उनके लिए सरकार में कुछ सोचना चाहिए। लेकिन बाल मुकुंद जी आप लोग भी विपक्ष में हैं, आपको क्या लगता है ये चूक क्या हुई? क्योंकि देखिए ज्यादातर चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे सर इनकी सरकार हुई, ये जो ठेके हैं ना ये शराब के, ये सब के सब सफेद पोशों पर है, नेताओं के रिश्तेदारों पर है या नेताओं के इर्द गिर्द जो घूमने वाले लोग हैं उनके पास ये शराब के ठेके हैं, और उनके शराब के ठेकों पर ये शराब परोसी जाती है। तो सर ये शहर तो सरकार की है ना। जयप्रकाश जी, ये बदकिस्मती है हमारी। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जब किसी देश की सरकारें राजस्व के लिए शराब पर निर्भर रहेंगी तो वो देश विकास नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और बहुत दुखी भी हूँ, और कई सरकारों की बात मैं नहीं करता। जब हम सरकारें राजस्व बढ़ाने के लिए शराब बेचती, आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन के अंदर किस तरह के हालात थे, सरकार ने सबसे पहले शराब को खोला, शराब बेची, और लॉकडाउन भी क्या था, लॉकडाउन के बीचों बीच यहाँ की सरकार, यहाँ की जो शराब है गुजरात तक गई है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। मैं किसी सरकार पर भी इसका दोष नहीं दे रहा, मैं खुद उसके लिए हमारी जो आने वाली संतानें हैं उनको भी हम क्या दे पाएंगे जब हम शराब के सहारे ही, शराब की बिक्री के सहारे ही हम राजस्व को बढ़ाते हैं। तो बहुत दुखी और खेद की बात है, मैं खुद इसको व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूँ। चलिए नेहरा साहब एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, छोड़ दीजिए जो हुआ, आप जांच की बात कहेंगे। नेहरा साहब, आपको नहीं लगता कि हम सरकारों ने, हम राजनेताओं ने ऐसा कर दिया कि घर घर शराब पहुंचाने का इंतजाम कर दिया? हो सकता है कि जब आप बचपन में रहे होंगे तो शराब आपके गांव से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर मिलती थी। हो सकता है नेहरा साहब आप शायद सागरपुर से आते होंगे, आप तो आपके गांव में भी ठेका होगा या आसपास होगा। ये नौबत कर दी है इन सरकारों ने राजस्व कमाने के लिए। देखिए जयप्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जब गांव के अंदर ठेका होता था तो हमारी सरकार ने ही जयप्रकाश जी ये प्रावधान किया है कि अगर गांव की ग्राम पंचायत या गांव के 10% भी लोग अगर ये लिख के देंगे कि हमें गांव के अंदर ठेका नहीं चाहिए, तो उस गांव के अंदर शराब का ठेका नहीं खुलेगा, उस गांव से बाहर रहेगा ठेका, अंदर गांव की परिधि में वो ठेका नहीं खुलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल, इसको हमें मानना चाहिए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के गांवों के ठेके बाहर निकल जाएंगे। दूसरा, जिस तरह से अभी बाल मुकुंद जी बात कर रहे थे कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की वो बात कर रहे थे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का तो महाराष्ट्र के अंदर अर्नब गोस्वामी जी को अरेस्ट करके इन्होंने गला। अरे ठीक है सर, दीजिए ना गाली। तो अरे अपनी तरफ देखिए, आप हमें मत आईना दिखाइए ना नेहरा साहब। अरे आप छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए सर, गाली दे दीजिए, आप अपने मसले पर आइए। महाराष्ट्र छोड़ दीजिए। मैं बाल मुकुंद जी की बात का मैंने जवाब दिया है, मैं आपकी बात का बताता हूँ कि हमारी ही सरकार ने प्रावधान किया है कि गांवों के अंदर शराब के ठेके नहीं होने चाहिए,
नेशनल हाईवे पे शराब के ठेके नहीं होना चाहिए। अरे सर बंदी कर दीजिए ना, आप क्यों पंचायत से ले रहे हैं? कितने आए आपको भी पता? नहीं नेहरा साहब, आपको पता कितनी पंचायतों ने यहाँ सजगता दिखाई? ज्यादा सजगता होती तो कम से कम गांव से ठेके हटने दीजिए। आपको नहीं लग रहा कि हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है इन ठेकों से? आप सोचिए नेहरा साहब। देखिए बिल्कुल बिल्कुल जयप्रकाश जी, आपने जो कहा है कि युवा शक्ति को इन चीजों से बचाने का दायित्व सरकार का और समाज के दोनों के लोगों का है। इसके साथ साथ हमने देखिए योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, हमारी सरकार तो योग को बढ़ावा देने वाली सरकार है। हम तो शराब को नहीं, योग को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। वो तो कांग्रेस पार्टी है जो शराब को फिलहाल जहरीली शराब पिला रहे हैं। योग को बढ़ावा देने वाले लोग फिलहाल जहरीली शराब पिला रहे हैं। योग दिवस आज मनाया जाता है। अच्छा, फिलहाल जहरीली शराब दे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नहीं फिलहाल जहरीली शराब और व्यसनों से दूर रहेगा। नेहरा साहब एक चीज और समझूंगा, फिर मैं दमदमा साहब की तरफ जाऊंगा। नेहरा जी ये बताइए, क्योंकि ये जेजेपी कोटे से ही ज्यादातर दिक्कत होती है और सोनीपति गढ़ बनता जा रहा है, क्योंकि यहां से जो शराब पकड़ी जाती है वो गायब हो जाती है लाखों की। सब सवाल जो आते हैं वो जेजेपी कोटे से क्यों उठ रहे हैं सर? क्यों झेल रहे हैं इन जेजेपी वालों को? ऐसी क्या मजबूरी हो गई? अब सरकार की किरकिरी आपकी हो रही है, कोटा है इनके पास। देखिए जयप्रकाश जी, ऐसा नहीं है, वो भी सरकार का ही पार्ट है और वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों मिलके अपने अपने डिपार्टमेंट के जो नेहरा साहब, मैंने तो अब तक ऐसे ही सुना था, यूपी से खबरें आती थी ऐसे जहरीली शराब की, लेकिन बदकिस्मती देखिए आज चर्चा करनी पड़ रही है कि हरियाणा में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। जयप्रकाश जी, जहरीली शराब और जो इस तरह के अवैध शराब थी उस पर सरकार की जो सख्ती है उससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। इसको लेकर के इस तरह की घटनाएं आज पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर सामने आ रही हैं तो इस पे बहुत सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे। आगे आपको इस तरह की कोई घटना हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं मिलेगी, ये पूरी तरह से हम आश्वासन आपको दे सकते हैं। और सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों पे होगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर दोबारा कहीं दिखाई नहीं देंगे, इस तरह की कार्रवाई इन पे हम करके दिखाएंगे आपको। ठीक है भाग सिंह जी, ये सोनीपत को क्या गढ़ बना लिया है क्या? सोनीपत पानीपत इलाका कि यहाँ शराब माफियाओं का ज्यादा दबदबा है, शराब गायब हो जाती है, जहरीली शराब के जाम छलकाए जा रहे हैं, और ये जो कोटा है ये आपके ही पास है। देखिए जेपी सर, एक विभाग की एक जिम्मेवारी होती है, जिस प्रकार से अगर उस चीज के ऊपर आप आए तो ये पहली बार हुआ है इसको रोकने के लिए। देखिए अब ये हुआ है, इसकी जांच के बाद हम आपको यहां श्योर करते हैं कि यदि डिस्टिलरी तक हुई है तो उसको सील करने का और उसका लाइसेंस रद्द करेंगे। यदि ये किसी और नहीं है तो उसके लिए प्रावधान पहली बार हुआ है। आज से पिछली सरकारों में यदि कोई अवैध शराब बेचता तो साथ ही उसकी जमानत हो जाती थी। 6 महीने तक तो उसकी जमानत नहीं होगी। ये नया कानून है जो एक्साइज पॉलिसी के अंदर लेकर आए हैं। और दूसरा सर, इसके अंदर हम सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी कैमराज और हर बोतल के ऊपर एक ऐसा यूनिक आईडी होगी उसकी, वो हम जहां से डिस्टिलरी से चलेगी और जिस ठेके के ऊपर से उसकी सेल होगी वो सारा रिकॉर्ड होगा। यदि हमने आज सख्ती की है कि कोई गलत प्राइवेट कोई अपनी निजी शराब की भट्टी या दारू चलाकर काम करता है, आज उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है। किसी ने अपने पिता को खो दिया, उन पे तो जवाब दे दीजिए सर। भविष्य की रणनीति बाद में बना लीजिए, वो तो आप बनाते आ रहे हैं। इस चीज के ऊपर सबसे पहले आ रहे हैं कि सबसे बड़ी दुखद घटना है। आप इस चीज के ऊपर एक बार रिपोर्ट आने दीजिए कि किस हालात में ये किस तरह का वाकयात हुआ है। और चलिए उसके बाद यही होता है आपको हैरानी होगी, तीनों नेताओं को हैरानी होगी। आज देश के अंदर तीनों नेताओं को हैरानी होगी किस स्थिति में ऐसा हुआ। मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाग सिंह जी, सुन लीजिए, तीनों नेताओं को आपको हैरानी होगी और जो दर्शक हमें लाखों लोग सुन रहे हैं उनको भी देखने का मिलेगा कि देखिए किस वजह से यह हुआ। आपको चौंकाने वाला एक मैं आपको हिस्सा सुनाता हूं, वहां के जो पुलिस हुक्मरान है उनका क्या कहना है, जरा वो सुनाइए भाई। तो इनको थोड़ा मौका मिल गया होगा कि अवैध शराब बेचने। मैं चाहूंगा कि इस जो इंटरव्यू का हिस्सा है वो पूरा मंगवाया जाए, क्योंकि ये सुनाऊंगा सर। ये बाइट हमारे पास अभी आधी है, मैं पूरी चलवाऊंगा एक बार। बाल मुकुंद जी, इसमें यह कहा गया कि हम लोग बड़ौदा उपचुनाव में बिजी थे और शराब माफियाओं को मौका मिल गया, क्योंकि सरकार ने सारी मशीनरी, पुलिस महकमा सारा का सारा बड़ौदा में झोंक दिया। बाल मुकुंद जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल 100% ये सत्य है। और हालांकि नेहरा जी ने बड़ी साफ गोई से अच्छी बात कही है कि आगे हम पूरी कोशिश करेंगे। ये भी एक शासन का हिस्सा है कि अगर ये इस घटना से सबक लेके आगे पूरा रास्ता तय कर देंगे कि इस तरीके का मेरे हरियाणा में ना वाकयात पहले कभी ज्यादा हुए और भगवान करे आगे में ना हो, हम मालिक से प्रार्थना करते हैं। और दमदमादी जो बात कहना चाह रहे थे, प्रवक्ता के तौर पर मैं समझता हूँ वैसे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ,
लेकिन प्रवक्ता के तौर पर इनको ऐसे तथ्यों का पेश नहीं करना चाहिए। जिस तरह ये कह रहे थे डिस्टिलरी से चलकर जहां तक देखिए उसका पूरा रहेगा, वो तो रिवेन्यू के लिए रखा जाएगा। भाई इनको रिवेन्यू चोरी का खतरा है। भाई शराब जहरीली कहाँ से आई है, इसका उससे क्या ताल्लुकात है? जयप्रकाश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो बहुत प्रभावित हूँ आपसे, आपकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ आज। जिस तरीके से आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपने कहा है कि आप बात मुद्दे पर आइए, एक आगे फोकस से बिगड़े नहीं दे रहे आप जवाब सुनिश्चित करने के लिए उनको दबाव इस तरीके से आपने प्रवक्ताओं पर बनाया, बहुत काबिल तारीफ है। चलिए सर, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हरियाणा कैसे बचेगा ये एक बड़ा सवाल है। नेहरा साहब सब सारी मशीनरी, पहले मैं वो एक बार फिर हिस्सा सुनाता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। नेहरा साहब सुनिए, क्या कुछ कहना था वहां के पुलिस अधिकारियों का कि ये खेल कैसे हो गया, सुनिएगा। तो इनको थोड़ा मौका मिल गया होगा कि अवैध तफ्तीश होती है तो उसमें सारी बातें सामने लाई जाएंगी, मामले की तह तक जाया जाएगा और इसमें कोई भी शामिल हो, किसी भी अपराध में कोई शामिल हो, उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, फिर मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगा कि ये पूरा हिस्सा नहीं है, शुरू से फिर सुनाइएगा, आगे जाके फिर मंगवाइए बाइट। नेहरा साहब, इसमें जो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बड़ौदा में लग गए थे, वहां चुनाव हो रहा था, उसमें बिजी हो गए थे, क्योंकि वहां आप लोगों ने सारी सरकारी मशीनरी झोंक दी, पूरी ताकत लगा दी। नेहरा साहब, आपको भी झोंक दिया था, यहां से ले जाके फरीदाबाद से लेके आपकी भी ड्यूटी वहीं लगा दी थी, इसीलिए ये फायदा उठा गए। जयप्रकाश जी देखिए, निश्चित रूप से हम लोग वहां पे चुनाव प्रचार में थे, लेकिन जयप्रकाश जी आप तो हरियाणा शराब माफियाओं के हवाले कर दिया फिर आप लोगों ने। मैं वही बता रहा हूँ जयप्रकाश जी, आप सुनिए, मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, चुनाव आयोग ये सारी व्यवस्थाएं देखता है चुनाव की, कि कितने अधिकारी और किस तरह की व्यवस्थाएं चुनाव में होनी है। सरकार उस समय काम नहीं करती है, वो सारा चुनाव आयोग का काम है, पहली बात। दूसरा, सरकार ने अगर कोई जिम्मेदारी किसी को दी भी है जयप्रकाश जी, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई सोनीपत जिले की पुलिस को भी वहां पे भेज दिया, वहां का अपना पुलिस बल पर्याप्त था उसके लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको जो पहले मैंने बताया कि निश्चित रूप से दुखद घटना है, बहुत गलत घटना है, और हमें बड़ा दुख है। उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, वो भी हमारे भाई थे, किसी का भाई था, किसी का पति था, किसी का मतलब बहुत दुखद घटना है। इसके लिए हम सब लोगों को बड़ा दुख है, और सरकार बड़ी संवेदनशील है इस विषय में, और बड़ी सख्त उन पे कार्रवाई होगी, और आगे से कोई घटना ना हो, इसको हम निश्चित रूप से इंश्योर करेंगे। यही कहते रहिए, पूरी डिबेट में यही कहते रहिए नेहरा साहब, यही रटते रहिए पूरी डिबेट में, आप यही रटते रहिए। दमदमा साहब, अगर 20 से 25 मौतें हो जाती है तो इस्तीफा बनता है किसी बड़े लीडर का, आपको नहीं लगता? एक एसएचओ को सस्पेंड करना बहुत काफी नहीं है, सरकारें हिलती और गिरती हैं, 25 मौतें। देखिए जेपी सर, इस चीज में कोई वो नहीं कि जिस प्रकार से आप एक बार इनकी सर किसी बड़े लीडर का इस्तीफा तो बनना चाहिए, या विभाग बदले जाने चाहिए। सुनो, आप सभी एक इस्तीफे के ऊपर आ जाते हैं, 1 मिनट के अंदर आप इस्तीफे के ऊपर आ जाते हैं। सर 25 मौतों पे तो बनता है सर, जब कार्रवाई करने के लिए सरकार पीछे नहीं हट रही। आप सुनिए अब इसके ऊपर कार्रवाई करने से सरकार पीछे कहां हट रही है, किस प्रकार से? आप रिपोर्ट आने दीजिए, अगर अवैध शराब वाले हैं तो निश्चित रूप से उनको अंदर किया जाएगा, यदि डिस्टिलरी का कहीं दोष पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, और भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। इस प्रकार के पूरी तरह से, चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो, ये सभी सरकार के अंग हैं और ये मिलकर काम करेंगे। हम किसी को भी प्रदेश के अंदर अवैध शराब, आप देखिए कितने जिलों के अंदर शांति कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण से, देखिए अपराधी भी शातिर होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना दाव क्यों लगा जाते हैं। मैं एक बात पे जानना चाहता हूं कि हमारी बहन बेटियों से बलात्कार हुआ, पुलिस ने आंध्रा के अंदर एनकाउंटर तक किया, क्या उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं बंद हो गई? अपराधी तो मानसिक प्रवृत्ति के हैं, और जब जब अपराधी मानसिक प्रवृत्ति लेकर आएगा, सरकार कोई भी हो उसका दायित्व बनता है उनका दमन करना, उनकी जो अपराध बोध जिस प्रकार से अपराध करते हैं उसको कुचलना, और हम भी इसी प्रकार से काम दुर्भाग्य देखिए, आप कह रहे हैं जिसका भी इसके अंदर दोष आया जाता है, देखिए अपराधियों का अपराध का दमन सरकार की विफलता बता रहा हूं सर। अभी 2 दिन पहले से ये आंकड़े आपको बता दें कि 2 दिन से बढ़ते बढ़ते 20 हो गए सोनीपत में। सर आज ही मामला आ गया पानीपत में, तो ये फेलियर नहीं हुआ? 2 दिन से आप सो रहे हैं, सोनीपत मामला आपको पता है, और अब फिर पानीपत में आ गए 4। मैंने आपको
आप मैं उसी बात पे तो आपको कह रहा हूं कि हर चीज की एक प्रक्रिया है। किसी को हम एकदम उठाकर, किसको कानून भी नहीं कहता, हमारा संविधान कहता है कि 1000 लोग बचकर चले जाएं लेकिन किसी बेगुनाह को सजा ना हो। हम उसी प्रक्रिया में पुलिस को स्वतंत्र रूप से एक हिदायत है क्लियर, और पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाता है, मैं कहता हूं कि जो भी दोषी आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए जेपी सर सुनिए, अपराध से पहले आप किसको गिरफ्तार कर सकते हैं? जेपी सर, आप अपराध होने से पहले किसको गिरफ्तार कर सकते हैं? सर, ये कोई लेकिन अपराध मैं मानता हूं हमारा जो अमला है वो ईमानदारी से काम कर रहा है, और आपके चैनल पे दोबारा बैठकर मैं इनके ऊपर कार्रवाई आपको दिखाऊंगा सर। चाहिए अपराधियों में खौफ हो, कड़े कदम ऐसे उठाए जाए कि जो डरे लोग। आज प्रदेश अपराध के ग्राफ में बहुत नीचे है, यानी कि इतना जो अपराध पहले था नहीं है। चलिए मैं बालमुकुंद जी से तारीफ करवा देता हूं। बालमुकुंद जी आप भी तारीफ कर दीजिए, वो बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार। जो डीजीपी साहब ने इनकी तारीफ कर दीजिए, खुश हो जाएंगे क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर आ गए। बालमुकुंद जी तारीफ कर रहे हैं। अरे सर विपक्ष भी तारीफ कर रहा है आपकी, सुन लीजिए, शायद हो सकता है बालमुकुंद जी तारीफ करें। ये तो बहुत निंदनीय है कृत्य, और मैं समझता हूँ इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता कि जहरीली शराब पी करके हमारे जो आने वाला इस देश का भविष्य वो बर्बाद होने लग रहा है। मैं कहता हूँ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह को तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये वो लोग हैं जो राजनीतिक मापदंडों को नहीं समझते। ये तो एक क्षेत्रीय पार्टी है, इसलिए उस तरीके की टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक परिवार की बात होती है। आज दुष्यंत सिंह इस्तीफा दे देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी इनकी। तो इनको तो बड़े मुश्किल से वहां जाकर जगह मिली है, इसलिए इस्तीफा देने। बालमुकुंद जी आपने तो मेरे ही शब्द चुरा लिए, हुड्डा साहब से कहलवाइएगा तब बड़ी खबर बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भाग सिंह जी आपका भी, और बालमुकुंद जी आपका भी, और हमारे साथ तेहरा साहब जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सोचिए हरियाणा की पहचान क्या होती थी, यहाँ के खिलाड़ी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की कुश्ती, यहाँ का दंगल, तमाम बातें पहचान होती थी, यहाँ की संस्कृति। लेकिन हैरानी की बात है कि अब चर्चा करनी पड़ रही है जहरीली शराब पर, जो दूसरे राज्यों में अक्सर सुनते थे, या पंजाब में से आते थे मामले, या फिर यूपी से ऐसे मामले आते थे। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।